जय श्री राम, है ना। सभी लोगों के मुंह पे इस समय यही नारा है, जय श्री राम, है ना। चलिए, जय श्री राम के साथ ही अपनी क्लास हम स्टार्ट करते हैं। इंडियन पॉलिटी का हम 10वां चैप्टर पढ़ रहे थे, राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर। वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आज कर लेंगे उसको कंप्लीट। तो हमें बेसिकली स्टार्ट करना था ये चैप्टर कहाँ से। हम पढ़ चुके हैं, विघटन पढ़ लिया था हमने, कोरम पढ़ लिया था, है ना। और अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमें विधानमंडल में विधायी प्रक्रिया, है ना, यहाँ से पढ़ना है। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं, विधानमंडल में विधायी प्रक्रिया से हेडिंग डाल देते हैं। हेडिंग डालिए विधानमंडल में विधायी प्रक्रिया, ठीक है। विधानमंडल में विधायी प्रक्रिया। ठीक है, हेडिंग डालिए विधानमंडल में विधायी प्रक्रिया। आपका चैप्टर वही है 33 चैप्टर, है ना, राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर। इसमें क्या होता है, जो विधानमंडल में विधायी प्रक्रिया बेसिकली क्या होते हैं, यहाँ विधेयक या प्रस्ताव लाए जाते हैं, फिर वो पारित हो जाते हैं अगर दोनों सदनों में, तो वो अधिनियम बन जाता है, हमारे संविधान में लिख दिया जाता है। ठीक है, संविधान में वो उस लॉ में, कानून के तहत, है ना, आ जाता है वो चीज, वो अधिनियम बन जाती है और वो प्रोसीजर में आ जाती है, वो एक्टिव हो जाती है, वो चीज होने लगती है। ठीक है, पहले तो प्रस्ताव ही होता है, हो सकता है प्रस्ताव पारित हो सकता ना भी हो। जब वो प्रस्ताव पारित हो जाता है उसके बाद ही वो अधिनियम बन जाता है। ठीक है, तो जैसे कि हमारे विधानमंडल में विधायी प्रक्रिया, तो हम पहले ही बात पढ़ लेंगे साधारण विधेयक, है ना। ठीक है, आपको पता है कि जो कोई साधारण विधेयक होता है, तो किसी, जैसे दो सदन है ना, उन दोनों सदनों में से किसी में भी वो प्रारंभ हो सकता है। वो विधेयक ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर इसी सदन से शुरुआत होनी चाहिए, इसी सदन में वो प्रस्ताव आना चाहिए। वो दोनों सदनों में से किसी भी सदन में वो प्रस्ताव लाया जा सकता है। लेट मी चेक, आई डोंट नो, ये थोड़ा ब्लर ब्लर सा हो रहा है। क्या पता डिस्प्ले खराब हो रही हो, एक सेकंड। पता है स्क्रीन ब्लर क्यों हुई। अच्छा, साधारण विधेयक, हाँ, तो कि कोई भी जो प्रस्ताव है वो किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है। बात हो रही है साधारण विधेयक की। ठीक है, तो जैसे कि कोई विधेयक लाया गया, तो ये कोई मंत्रीगण ही ला सकते हैं ना, ऐसा तो नहीं कोई बाहर का व्यक्ति या हम जैसे लोग चलेंगे। मंत्रीगण या फिर वहां का कोई भी सदस्य उस प्रस्ताव को ला सकता है ना, कोई मंत्री या फिर कोई भी सदस्य वहां का उस प्रस्ताव को ला सकता है। ठीक है, प्रस्ताव पारित होने की फिर कुछ प्रोसीजर होती है। एक प्रस्ताव एक सदन में लाया गया, उस प्रस्ताव को वहां से वो पारित हो जाता है प्रस्ताव, फिर वो दूसरे सदन में भेज दिया जाता है प्रस्ताव। ठीक है, वहां से पारित हो गया, तो दूसरे सदन में जब भेजा जाएगा, तो क्या दूसरा सदन के पास कुछ और भी ऑप्शंस होते होंगे। ऐसा तो नहीं है कि वो क्या करेगा, सीधे प्रस्ताव को पारित ही कर देगा। हो सकता है वो प्रस्ताव को पारित कर दे, ये भी होता है कि वो प्रस्ताव जैसा आया है एज इट इज उस प्रस्ताव को पारित कर दे, मान ले कि ठीक है भाई ये ऐसे करेंगे। हो सकता है वो कुछ मॉडिफाई करे, कुछ संशोधन करे और उसके बाद उसको पारित कर दे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि वो मना कर दे, कि अस्वीकार कर दे कि भाई हमें ये प्रस्ताव पारित नहीं होना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो ना ही पारित करे, ना ही संशोधन करके पारित करे, वो सीधे सीधे अपने पास प्रस्ताव को रख ले, से, है ना, आगे कुछ ना करे, वो प्रस्ताव को अपने पास ही रख ले। तो हम अभी फिलहाल स्टार्ट करते हैं। साधारण विधेयक कोई मंत्री या फिर सदस्य ला सकता है ना, किसी मंत्री या किसी सदस्य द्वारा सदन में लाया जा सकता है। राइट, ठीक है, एक बात इसमें लिख लो, और एक और तो दूसरा मंत्री या किसी सदस्य द्वारा सदन में लाया जा सकता है और दोनों सदनों में पारित होने के बाद, दोनों सदनों से पारित होने के बाद
विधेयक या प्रस्ताव, है ना, विधेयक अधिनियम बन जाता है। ठीक है, ठीक है, आगे बात समझ रहे हैं? ठीक है, एक सदन में वो पारित हो गया, जब दूसरे सदन में वो जाता है, ये कोई मंत्री या सदस्य लाया प्रस्ताव और इस सदन से मान लो वो पारित हो गया, ठीक है, हो गया पर अब वो दूसरे सदन में जाता है, तो पहले भी सदन में कुछ प्रोसीजर होती है, फिर दूसरे सदन में भी कुछ प्रोसीजर होती है। तो जब पहले सदन में समझ लेते हैं, प्रथम सदन में उस विधेयक को किन किन स्टेप्स से गुजरना पड़ता है ना। तो सदन में प्रस्ताव को या प्रस्ताव पारित होने से पहले, ठीक है, होने से पहले प्रथम पठन, द्वितीय पठन, ठीक है, तृतीय पठन, पठन से होकर गुजरता है, ठीक है, होकर गुजरता है, ठीक है, इसे ओके, समझ आ गया? क्या प्रोसीजर होती है जब ये प्रथम पठन, द्वितीय पठन, तृतीय पठन, जब प्रस्ताव पारित होना होता है, प्रस्ताव आया होता है आपके सदन में, किसी भी सदन में, चाहे वो कोई भी सदन हो, दोनों सदनों में से, तो वो एक प्रोसीजर के तहत प्रथम पठन होता है, उसमें द्वितीय पठन होता है, तृतीय पठन होता है, उसके बाद वो पारित हो जाता है वहां से। फिर जब वो दूसरे सदन में जाता है, तो दूसरे सदन के पास क्या क्या चीजें या क्या क्या ऑप्शंस हैं जो हो सकते हैं, है ना। प्रथम मतलब जब पहले से पारित हो गया सदन, पहले सदन से प्रस्ताव पारित हो गया, अब दूसरे सदन के पास भेजा जा रहा है, तो दूसरे सदन में विधेयक क्या क्या हो सकते हैं ना, विधेयक मतलब उनके साथ क्या क्या किया जा सकता है, विधेयकों को दूसरा सदन क्या क्या चीजें कर सकता है वो जान लेते हैं, है ना। मान लीजिए विधानसभा से पारित हो गया आपको, विधानसभा से पारित होने के बाद विधान परिषद में आ गया, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, विधानसभा से पारित होकर विधान परिषद आ गया, ठीक है, विधान परिषद में विधेयक आया है, ठीक है, इज इट विजिबल? ठीक है ना, ठीक है। अब इसमें भी एक प्रोसीजर ये होगी कि वो प्रथम पठन, द्वितीय पठन और तृतीय पठन से गुजरे, पहली बात तो ऐसा हो जाएगा इसमें, ठीक है, प्रथम पठन, इसमें भी है ये चीज, द्वितीय पठन, ठीक है, और तृतीय पठन, ये वाली प्रोसीजर इसमें भी है, ठीक है, इनसे गुजरेगा। दूसरे सदन में भी ये वाले प्रोसीजर क्या है, प्रथम पठन, द्वितीय पठन और तृतीय पठन से प्रस्ताव गुजरेगा, विधेयक गुजरेगा, उसके बाद पारित होता नहीं होता है। तो हम समझते हैं कि दूसरे सदन वाले क्या क्या कर सकते हैं इस विधेयक के साथ, है ना। वो क्या कर सकते हैं, बताया, जैसा बताया बस वही लिखना है, बिना किसी संशोधन के प्रस्ताव को पारित कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं, बिना किसी संशोधन संशोधन के विधेयक स्वीकार कर सकते हैं, ठीक है, स्वीकार कर सकते हैं, ठीक है। संशोधन के बाद स्वीकार कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कुछ संशोधन करने, संशोधन के बाद स्वीकार कर लें, कुछ चीज वो उसमें संशोधित कर दें और फिर उसको स्वीकार कर लें, ठीक है। तीसरी क्या चीज होती है इनके पास, क्या कर सकते हैं, ये संशोधन को अपने पास रोक ले, ना ही सॉरी विधेयक को अपने पास रोक ले, ना ही ये स्वीकार करें ना स्वीकार करें, बस रोक लेते हैं, ठीक है, ना स्वीकार ना अस्वीकार, रोक कर बैठ जाए, ठीक है, रोक कर बैठ जाए,
या तो वो क्या करें, संशोधन बिना किसी संशोधन की उसको पास कर दें, है ना, विधेयक को, या फिर क्या करें, कुछ संशोधन कर लें और उसके बाद उसे पास कर दें, या फिर विधेयक को सीधे सीधे अस्वीकृत कर दें, स्वीकृत कर दें, संशोधन कर दें, या फिर कोई कार्यवाही ना करें और सिर्फ अपने पास रख लें, है ना। और अस्वीकार भी कर सकते हैं, चौथा ऑप्शन है अस्वीकार। ठीक है, अच्छा अभी हम ये भी जानेंगे कुछ कुछ प्रस्ताव क्या होते हैं कि अगर वो विधानसभा में पारित हो गए ना, तो भाई विधान परिषद कुछ भी कर ले, अस्वीकार कर दे, संशोधन कर दे, और वो संशोधन विधानसभा का एक्सेप्ट भी ना करे, इन सारी चीजों के बाद भी क्या होगा, वो पारित मान लिया जाएगा, प्रस्ताव पारित मान लिया जाएगा। वो इस बात पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने स्वीकार करा है, इन्होंने संशोधन किया है और उन्होंने संशोधन एक्सेप्ट नहीं किया है, जो भी चीज है इन सबको इग्नोर करते हुए वो क्या हो जाएगा, प्रस्ताव पारित हो जाएगा और वो अधिनियम बन जाएगा। कुछ ऐसे भी होते हैं, अभी ये बात हम कर रहे हैं साधारण विधेयक की, उसके हिसाब से पढ़ लीजिए, ठीक है, और समझ लीजिए, अगर हमें समझ नहीं आया हो तो मुझे बता दीजिए, ठीक है। ठीक है, अभी हम ऐसे सिचुएशन में इसके बारे में पढ़ते साधारण विधेयक, जैसे आप क्या हो गया, या तो संशोधन क्या हो, आपके जो विधान परिषद है मान लो उसने क्या किया, बिना किसी संशोधन के प्रस्ताव को क्या कर दिया, पास कर दिया, ठीक है, मान लिया, स्वीकार कर लिया, या फिर कुछ संशोधन किया और उसके बाद मान लिया। तो ऐसे सिचुएशन में दोनों सदनों से पारित हो गया प्रस्ताव, दोनों सदनों से प्रस्ताव पारित होने के बाद राज्यपाल जी के पास जाएगा उनकी स्वीकृति के लिए, और स्वीकृत होने के बाद क्या होगा, वो अधिनियम बन जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर हो गई। तो अब हम पढ़ेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग की चीजें पढ़ेंगे, वैसे पढ़ाने के तो बहुत सारी चीजें पढ़ा लेते हैं। चलिए, अब जैसे दोनों सदनों के से पारित हो गया प्रस्ताव, अब राज्यपाल के पास जाता है, तो हम राज्यपाल वाली स्थिति भी समझ लेते हैं कि राज्यपाल जी क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, हेडिंग चाहिए राज्यपाल की स्वीकृति। राज्यपाल की स्वीकृति, ठीक है, लिखे। उसके बाद भी राज्यपाल जी के पास भी क्या काम है, एक एक्स्ट्रा काम हो जाता है उनके पास बस, कि वो राष्ट्रपति के विचार के लिए उस प्रस्ताव को रोक कर रख सकते हैं। वैसे बाकी उनके पास भी वही है, या तो प्रस्ताव को हाँ कर दें, स्वीकार कर लें, या तो प्रस्ताव को अस्वीकार कर दें, या तो उनके पास पुनर्विचार के लिए भेज दें, और या फिर क्या करें, राष्ट्रपति के विचार के लिए उसे रोक कर रखें। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम कि जो राज्यपाल जी के हैं क्या क्या कर सकते हैं, विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दें, विधेयक को अपनी स्वीकृति देने से रोक लें। चलिए लिखते हैं, वह विधेयक को स्वीकृति दे दें। ठीक है, पहला है स्वीकृति दे दें। ठीक है, वह विधेयक को स्वीकृति देने से रोक लें। ठीक है, वे विधेयक को क्या करें, पुनर्विचार के लिए भेज दें, है ना, पुनर्विचार के लिए भेज दें, राइट। और चौथा ऑप्शन क्या हो सकता है कि वे विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए संभाल कर रखें, राष्ट्रपति के विचार के लिए रखें। इज इट ओके? आ रही है बात आपको समझ में या नहीं? ठीक है, मेरे हिसाब से तो आ गई होगी, है ना। यानी कि उनके विचार के लिए उस विधेयक को सुरक्षित रखें कि राष्ट्रपति जी इस पर अपना टिप्पणी देंगे, सोचेंगे, समझेंगे, विचार विमर्श करेंगे। इज इट ओके? इज इट विजिबल नाउ? ठीक है, थोड़ी सी विजिबिलिटी का दिक्कत थी, अब मेरे हिसाब से आपको दिख गया सब कुछ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस नेक्स्ट हेडिंग विल बी धन विधेयक। ठीक है, साधारण विधेयक, वित्त विधेयक, है ना। आपको पता है वित्त विधेयक का क्या होता है कि वो कौन ही कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है ना, आपको पता है ये बात।
सभी जो दोनों सदन है उनमें से कौन सा सदन है जो वित्त विधेयक के लिए एलिजिबल है, कि वही वित्त विधेयक पे बात करता है, दूसरा सदन नहीं करता है, कहीं पढ़ाया था आपको। तो हेडिंग डाली पहले धन विधेयक, बताते हैं आगे क्या है धन विधेयक। ठीक है, राज्य विधानमंडल में धन विधेयक की प्रक्रिया है कि राज्य विधानमंडल में जो है वो धन विधेयक को पारित करने की जो प्रोसीजर है वो विधानमंडल पे है। सिंपल सी बात है, आप सभी लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं जिसने पढ़ा है। तो आप ये भी जानते हैं कि जो धन विधेयक होता है वो, अच्छा चलिए मैं ये क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, कल भी पढ़ाया था उसकी बिहाफ पे, परसों ली थी शायद इसकी क्लास, मैं उसके बिहाफ पे पूछ लेती हूँ। क्या चलिए मैं क्वेश्चन पूछूं, धन विधेयक किसमें पेश किया जाता है? विधान परिषद में, विधानमंडल की बात हो रही थी, तो क्या विधान परिषद में पेश किया जाता है धन विधेयक या फिर विधानसभा में पेश किया जाता है? चलिए कमेंट करिए फटाफट से, मैं वेट कर रही हूँ। ठीक है, क्या धन विधेयक आपका विधान परिषद में पेश किया जाता है या फिर विधानसभा में? चलिए आप आंसर देते रहिएगा, मैं बताती हूँ। पहली बात यहाँ से स्टार्ट करती हूँ कि जो धन विधेयक है ना, दिमाग में बिठा लेना, धन विधेयक विधान परिषद में पेश क्या किया जाता है या नहीं किया जाता है? पेश, हाँ आगे ना थोड़ा सा, नहीं किया जाता है। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर, धन विधेयक विधान परिषद में पेश नहीं किया जाता है। बोल्ड इटैलिक एंड अंडरलाइन दिस थिंग दैट कि जो आपका धन विधेयक है वो कभी भी विधान परिषद में पेश नहीं किया जाता है। ये विशेष अधिकार सिर्फ और सिर्फ विधानसभा के पास है। ठीक है, तो कहां पेश किया जाता है? ये है विधानसभा में, राज्यपाल की सिफारिश पर पेश किया जाता है। ठीक है, this ruler is almost done. ठीक है, और ये विधेयक क्या होता है? सिर्फ मंत्री के द्वारा, जो साधारण विधेयक थे वो हमने पढ़े थे कि वो क्या होते हैं, वो आपके मंत्री या फिर किसी और सदस्य के द्वारा भी पेश किए जा सकते हैं। पर जो ये विधेयक होता है, यानी कि आपका जो वित्त विधेयक है, इसके कुछ विशेषाधिकार आपके जो विधानसभा को मिले हैं। इसमें क्या है कि ये विधेयक सिर्फ और सिर्फ मंत्री के द्वारा पेश किया जा सकता है। ठीक है, यह विधेयक सिर्फ मंत्री द्वारा पेश किया जा सकता है। ठीक है, ये विधेयक कैसा होता है? ये विधेयक सरकारी विधेयक होता है। ठीक है, ठीक है, इज इट ओके? कुछ दिक्कत कोई परेशानी कुछ तो नहीं है मेरे हिसाब से? अच्छा, ये तो आप समझ ही गए कि जो विधानसभा है वो धन विधेयक के बारे में विषय में उसमें कुछ अधिकार है, कुछ विशेष अधिकार है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, तो जैसे मान लीजिए हर विधेयक का होता है कि वो दोनों सदनों से पारित हुआ है ना, सिंपल सी बात है, दोनों सदनों से, एक सदन ने पारित कर दिया वो दूसरे सदन में जाएगा। ठीक है, हम मान लेते हैं कि जो हमारा धन विधेयक था वो विधानसभा से पारित हो गया है, अब वो विधान परिषद जाता है, पर विधान परिषद का मन नहीं है कि वो उसको परिषद उस प्रस्ताव को स्वीकार करे या जो विधेयक आया है उसको स्वीकार करे, और उसका मन कर रहा है या फिर ऐसा भी मन कर रहा है कि थोड़ा सा संशोधन कर दे उसमें। ठीक है, तो क्या वो ऐसा कर सकती है?
क्योंकि विशेष अधिकार धन विधेयक के विषय में सिर्फ और सिर्फ आपकी विधानसभा के पास है। अभी विधानमंडल की बात हो रही है तो आपके दिमाग में सिर्फ विधानसभा और विधान परिषद होनी चाहिए, राज्यसभा और लोकसभा नहीं होनी चाहिए। इज इट क्लियर? ठीक है, तो क्योंकि राज्य विधानमंडल की बातें हो रही है, स्टेट की बिहाफ पे हो रही है, विधानसभा और विधान परिषद की बात हो रही है, ठीक है, विधानमंडल की। तो उसमें क्या है, ये अधिकार ही आपकी विधान परिषद को नहीं है, क्योंकि धन विधेयक के बारे में मैं बार-बार बोल चुकी हूँ इस बात को कि ये विशेष अधिकार राज्य विधानसभा को, ठीक है। तो अगर विधान परिषद के बाद ये प्रस्ताव आता है, विधानसभा में धन विधेयक पास हो गया, पारित हो गया, अब वहां से वो आपके विधान परिषद के पास जाता है, तो एक बात दिमाग में बिठा लीजिए कि ना ही विधान परिषद के पास उस प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार है, ना ही उस प्रस्ताव में कोई संशोधन करने का अधिकार है, ठीक है। अगर वो 14 दिन का जैसा होता है कि 14 दिन तक विधेयक को अपने पास रोक कर रख सकती है, रोक कर रख दे, लौटा दे, कुछ भी कर दे, ठीक है, संशोधन भी कर दे वो, लेकिन विधानसभा क्या करती है, उस संशोधन को एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक है, वो नहीं मानेगी कि भाई तुमने जो संशोधन किया उसे एक्सेप्ट करो, मैं संशोधित करो उस अपने प्रस्ताव को। इसके बावजूद भी वो प्रस्ताव पारित माना जाएगा। इज इट क्लियर? इट इज अबाउट ओनली धन विधेयक, राइट। जब धन विधेयक की बात आ रही है, मीन्स की जो आपकी विधानसभा है इसके पास कुछ स्पेसिफिक अधिकार, कुछ विशेष अधिकार है। वो क्या है कि वो विधान परिषद चाहे से उसे अस्वीकार कर दे, चाहे से उसे संशोधित कर दे, 14 दिन बाद वो उनको सजेशन रोक करके प्रस्ताव को फिर दे, जैसा भी करे, लेकिन कुछ भी उसके करने की वजह से भी कोई भी इफेक्ट उस प्रस्ताव पर नहीं पड़ेगा, वो प्रस्ताव ऑटोमेटिकली पारित माना जाएगा। इज इट ओके? इज इट क्लियर? आई थिंक वेरी क्लियर, ठीक है। तो लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा समझ आए वैसा कर लीजिए, आपकी लिख ही लीजिए मेरे हिसाब से, ठीक है। ठीक है, अगली हेडिंग डालें हम जरा, चलिए इसको हटा देते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा, नहीं भी समझ आया होगा तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्वेश्चन करो और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको आंसर करूँ, राइट। चलिए टेक अ स्क्रीनशॉट, मेक इट क्लियर, राइट इट डाउन इन योर वर्ड्स एटलीस्ट। हेडिंग डालिए साधारण विधेयक के संबंध में संसद और विधानमंडल, है ना, हेडिंग होनी चाहिए। चलिए मैं लिखूंगी साधारण विधेयक, है ना। बात अभी हम साधारण विधेयक की करेंगे, बाद में जो धन विधेयक है वो साधारण क्यों नहीं होता, क्योंकि उसमें विधानसभा के पास कुछ विशेष अधिकार है, ठीक है। तो हम लिखते हैं साधारण विधेयक के संबंध में, हेडिंग हमारी क्या है, साधारण विधेयक के संबंध में। ठीक है, साधारण विधेयक के संबंध में हम साधारण विधेयक के संबंध में पढ़ेंगे संसद के क्या काम है, संसद के पास क्या शक्तियां हैं, और सेम आपके साधारण विधेयक के विषय में विधानमंडल के पास क्या शक्तियां हैं या फिर उनके क्या अधिकार हैं, ठीक है। तो साधारण विधेयक के संबंध में हम लिखते हैं, एक तरफ लेते हैं हम संसद, ठीक है, और एक तरफ हम लिख लेंगे आपके विधानमंडल, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जैसे संसद में दो सदन है आपकी राज्यसभा और लोकसभा, वैसे ही आपके विधानमंडल में 2 सदन है आपकी विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। विधानमंडल में कोई अभी कहाँ बात हो रही है, आपके साधारण विधेयक की बात हो रही है, विधेयक को आप भूल जाइए, ठीक है। साधारण विधेयक में क्या होता है कि वो विधेयक दोनों सदनों में किसी, जैसे संसद में है तो साधारण विधेयक दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ये बात यहाँ भी सेम है, विधानमंडल में भी वो साधारण विधेयक दोनों ही सदन में, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, सिंपल सी बात है। जो साधारण विधेयक होता है ये दोनों सदनों की, चाहे उन्होंने संशोधन करके स्वीकार किया हो या एज इट इज स्वीकार कर लिया हो, अगर दोनों सदनों ने स्वीकृति दे दी वो पारित माना जाएगा। उसके बाद ही कहने का मतलब जब दोनों ने स्वीकृति दी हो, बशर्ते उन्होंने कुछ संशोधन करके दिया हो लेकिन स्वीकृति दी हो, ठीक है। सेम ये बात है विधानमंडल में भी कि जब तक दोनों सदनों ने स्वीकृति ना दी हो, चाहे से उन्होंने क्या किया हो, संशोधन करने के बाद ही उस प्रस्ताव को स्वीकार किया हो, तो दोनों ही तभी उस प्रस्ताव को स्वीकार मान लिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और बात,
इसमें मान लीजिए कि कुछ दिक्कत आ रही है, प्रस्ताव पारित होने में कुछ हो रहा है, यानी कि दूसरा जो सदन है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, कुछ दिक्कत कर रहा है, सिंपल सी बात है। तो इनके पास संसद में क्या होता है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हो सकती है। आपने पढ़ी है कि अभी तक 3 संयुक्त बैठकें ऐसी हुई हैं जिसमें जो निर्णय लिया गया है वो एकदम मतलब उस निर्णय को माना गया, संयुक्त बैठक बुलाई गई है। विधानमंडल का क्या सीन है कि इसमें संयुक्त बैठक का कोई उपबंध ही नहीं है, यानी कि यहाँ पे अगर कोई दिक्कत कुछ परेशानी आ रही है तो ऐसे में यहाँ पे ऐसा नहीं है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बिठा ली जाए। तो चलिए हम लिखते हैं फटाफट से, लिखने की जरूरत नहीं है, तो समझाया वही है लेकिन फिर भी हम लिख लेते हैं, ठीक है। दोनों सदनों में से किसी भी सदन में साधारण विधेयक पेश किया जा सकता है, ठीक है। पेश किया जा सकता है, ठीक है। सेम सेम है, ठीक है, इसमें भी एज इट इज है, ठीक है, सेम एज इधर, ठीक है, याद रखना। ये किसी भी सरकारी या गैर सरकारी, किसी भी सरकारी या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है, ठीक है। पेश किया जा सकता है, ठीक है। इधर भी सेम, ठीक है। चेंज करो। ये क्या है, विधेयक क्या है सदन में, प्रथम पठन है ना, पढ़ा है हमने, प्रथम पठन, द्वितीय पठन, ठीक है, तृतीय पठन से होकर गुजरता है, तृतीय पठन से होकर गुजरता है, ठीक है। ऐसे समझ गए, ठीक है। ठीक है, दोनों सदनों द्वारा संशोधन या बिना संशोधन के स्वीकार होने पर ही विधेयक अधिनियम बनेगा, विधेयक पारित होगा, अधिनियम बनेगा, जो भी है, ठीक है, अधिनियम बनेगा, अधिनियम, ठीक है, बनेगा। सेम इन आपके विधानमंडल, ठीक है। पॉइंट लिख दूं क्या, फर्स्ट है ये, दूसरा है ये, तीसरा है ये और चौथा है ये, ठीक है। और क्या क्या है अभी हमारे पास, और भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर गतिरोध उत्पन्न होता है ना, दोनों सदनों के बीच में गतिरोध उत्पन्न हो रहा है, दोनों सदनों के बीच में गतिरोध उत्पन्न हो रहा है, तो संसद में लिख लीजिए, संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
उपबंध है, जबकि विधानमंडल में संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है। ठीक है, संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है। ठीक है, आगे बात समझ में? मेरे हिसाब से तो अभी नहीं हो रहा है। लिख लिया? नहीं लिखा तो लिख लीजिए, मैं साइड हो गई हूँ, आराम से लिखिए। लिख लीजिए, फिर लिखेंगे धन विधेयक के बारे में, है ना? अभी हमने लिखा है साधारण विधेयक के बारे में, अब हम लिखेंगे धन विधेयक के बारे में। चलिए कर दे चेंज, लिख लिया आप सभी ने। अब हम हेडिंग डालेंगे धन विधेयक के बारे में, ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे भी हम साधारण विधेयक के बारे में पढ़ा ना, ऐसे ही धन विधेयक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, धन विधेयक के संबंध में संसद और विधानमंडल। ठीक है, कि जैसे था अभी हम क्या पढ़े थे साधारण विधेयक के बारे में, अब हम पढ़ेंगे धन विधेयक के बारे में। आपको पता है कि धन विधेयक के बारे में कुछ विशेष अधिकार कुछ सदन को है, यानी कि अगर संसद की बात कर रहे हैं तो वहां पे किसी सदन को है, वहां पे कुछ विशेष अधिकार, और अगर हम विधानमंडल की बात कर रहे हैं तो वहां पे भी कुछ विशेषाधिकार किसी सदन को है। तो चलिए हेडिंग डालिए फटाफट से, क्या धन विधेयक के संबंध में धन विधेयक के संबंध में ठीक है संसद की बात करेंगे। ठीक है, एक तरफ हो जाएगी हमारी संसद और दूसरी तरफ हो जाएगी हमारी विधानमंडल। ठीक है, ठीक है, चलिए पहले थोड़ा सा बता देती हूँ आपको, उसके बाद देखते हैं हम। देखिए धन विधेयक जो होता है ना, अगर संसद की बात करें तो यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा है, दो सदन आज ही इसमें। ठीक है, तो लोकसभा जो है वहां पे ही वो पारित किया जा सकता है, पहली बात। अगर बात संसद की कर रहे हैं तो वहां दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में सिर्फ लोकसभा में ही ये बिल पेश किया जा सकता है, ये विधेयक पेश किया जा सकता है। कौन सा विधेयक? धन विधेयक। सेम यही बात अगर विधानमंडल की करते हैं तो वहां पे विधानसभा और विधान परिषद, तो उसमें अगर बात धन विधेयक की करें तो वो सिर्फ और सिर्फ विधानसभा में ही पेश किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा साधारण विधेयक में क्या था कि वो किसी भी सरकारी या फिर गैर सरकारी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है, जबकि जो धन विधेयक की बात करें तो संसद में लोकसभा में ये सिर्फ और सिर्फ किसी मंत्री द्वारा ही पेश किया जा सकता है, ना कि किसी सरकारी या गैर सरकारी सदस्य द्वारा। इज इट ओके? सेम ही प्रोसीजर विधानमंडल में है। विधानसभा में आपके जो धन विधेयक की बात है वो सिर्फ किसी मंत्री द्वारा ही पेश किया जाएगा, सरकारी या फिर गैर सरकारी सदस्य द्वारा पेश नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये राष्ट्रपति की स्वीकृति पर होगा। संसद में जो लोकसभा में धन विधेयक होगा ये राष्ट्रपति की स्वीकृति पर पेश किया जाएगा। यहाँ पे राज्यपाल की स्वीकृति पर पेश किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है राज्यसभा को, संसद में राज्यसभा को किसी भी तरह का संशोधन करने का या विधेयक को अस्वीकार करने का अधिकार नहीं है। सेम ये प्रोसीजर विधानमंडल में है। जो यहाँ पे विधान परिषद है इसको ना ही किसी भी विधेयक को अस्वीकार करने की या फिर उसे संशोधित करने की कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अगर वो ऐसा करते हैं कि
14 दिन बाद उसको संशोधित करके लौटाते हैं प्रस्ताव को, तो उनको मानना ना मानना उनके ऊपर नहीं है, वो मानेंगे नहीं बिल्कुल भी, वो ऐसे ही प्रस्ताव को पारित कर लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि विधान परिषद से भी वो अप्रूव हो, पारित हो तभी। साधारण विधेयक में क्या था कि दोनों ही सदनों द्वारा पारित विधेयक तभी पारित माना जाएगा, चाहे वो संशोधित करके पारित किया गया हो, चाहे सीधे सीधे स्वीकार कर लिया। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि तुम संशोधन करो या स्वीकार करो या कुछ भी वैल्यूएबल वो बातें नहीं है, वो धन विधेयक जो है ऑटोमेटिकली पारित माना जाएगा। धन विधेयक के बारे में बता रही क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ विशेष अधिकार हैं लोकसभा और विधानसभा, ठीक है। तो संसद में लोकसभा में धन विधेयक पेश किया जाता है, पेश किया जा सकता है या जाता है, ठीक है। अगर यही बात हम करें, हम पहले डाल देते हैं यहाँ पे एक डिफरेंस शो करने के लिए लाइन, ठीक है। यही बात हम इधर लिखेंगे तो ये विधानसभा में होता है, ठीक है, विधानसभा में होता है। ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। अगर दूसरा पॉइंट की बात करें, हम कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। धन विधेयक को केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर पेश कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे केवल राज्यपाल की सिफारिश पर पेश किया जा सकता है, ठीक है, राज्यपाल की सिफारिश पर, ठीक है। आप समझ जाएंगे ना कि राज्यपाल लिख दिया इसका क्या मतलब है। जो यहाँ पे राष्ट्रपति है, चलिए मैं उसको भी क्लियर कर दूंगी, भी थोड़ा सा अंडरलाइन वगैरह जैसे भी करके, ठीक है। इसमें क्या है, यह केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जा सकता है, ना कि किसी सरकारी या गैर सरकारी सदस्य द्वारा या गैर सरकारी सदस्य द्वारा, ठीक है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या होगा कि ये किसी मंत्री द्वारा ही पेश किया जा सकता है, ना कि गैर सरकारी सदस्य द्वारा, है ना। और सरकारी गैर सरकारी, ना कि किसी गैर सरकारी सदस्य द्वारा, ठीक है, सिर्फ मंत्री द्वारा पेश किया जाएगा। और लेट मी चेंज द कलर, इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकृत या संशोधित नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसमें भी सेम है कि ये विधान परिषद द्वारा अस्वीकृत या फिर संशोधित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, विधान परिषद। अच्छा, यहां पे भी सेम, मंत्री द्वारा, ना कि गैर सरकारी सदस्य द्वारा। ठीक है, और हमने ब्लू से लिखा, हम लिखेंगे ब्लैक से।
लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। ठीक है, ठीक है। इसमें क्या है, विधानसभा कर सकती है ऐसा। ठीक है, विधानसभा विधान परिषद की सिफारिशों को स्वीकार या फिर अस्वीकार कर सकती है। ठीक है, एक सेकंड मैं इसको कर देती हूँ अंडरलाइन। धन विधेयक लोकसभा में, ठीक है, पेश किया जा सकता है, ये आपकी विधानसभा में पेश किया जाता है। ये केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर किया जाता है, तो ये केवल राज्यपाल की सिफारिश पर किया जाता है। इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये विधानसभा परिषद द्वारा अस्वीकृत या फिर संशोधित नहीं किया जा सकता है। लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। सेम यहाँ पे विधानसभा जो है विधान परिषद की सिफारिशों को अस्वीकार या फिर स्वीकार कर सकती है। ठीक है, यहाँ पे क्या केवल एक मंत्री द्वारा किया जा सकता है, यहाँ पे भी मंत्री द्वारा ही किया जा सकता है, गैर सरकारी सदस्य द्वारा नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे भी गैर सरकारी सदस्य द्वारा नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये चीजें सेम है, इससे आप अपने आप आइडिया लगा लेना। मैं एक बार बता देती हूँ फिर से, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं। लोकसभा में धन विधेयक पेश किया जाएगा, यहाँ पे विधानसभा में पेश किया जाएगा। केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर किया जाएगा, यहाँ पर केवल राज्यपाल की सिफारिश पर किया जाएगा। यहाँ पे एक मंत्री द्वारा ही विधेयक पेश किया जाएगा, यहाँ पे भी एक मंत्री द्वारा ही विधेयक पेश किया जाएगा, ना कि किसी गैर सरकारी सदस्य द्वारा। ठीक है, इसे राज्यपाल द्वारा राज्यसभा द्वारा अस्वीकृत या संशोधित नहीं किया जा सकता। इसमें विधान परिषद द्वारा इस प्रस्ताव को ना ही अस्वीकृत या फिर संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, लोकसभा अगर इन्होंने कोई सिफारिश की है, मान लीजिए संसद की बात हो रही है, वहां पे राज्यसभा ने कोई सिफारिश की है कि इसको ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो राज्यसभा की इच्छा है, वो चाहे तो उसे स्वीकार करे या फिर अस्वीकार करे। सेम यही बात आती है विधानमंडल में। अगर विधान परिषद ने कोई कुछ सजेस्ट किया है कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो विधानसभा की इच्छा है कि वो उसको स्वीकार कर ले या फिर आप उसको अस्वीकार कर दे। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि उनके लिए कंपलसरी है, उनकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि वो चाहें, उनको समझ आए, ऐसा सही लगे तो वो कर सकते हैं और ना लगे तो ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए। लिख लिया? अच्छा, एक बात इसमें, जैसे मान लीजिए कोई गतिरोध उत्पन्न भी हो जाता है, तो यहाँ पे ना कोई समाधान उपस्थित नहीं है। जैसे वहां पे क्या था कि अगर कोई गतिरोध उत्पन्न होता था तो संयुक्त बैठक जैसी एक बात थी वहां पे, है ना, लेकिन यहाँ पे संयुक्त बैठक जैसा नहीं है। तो गतिरोध उत्पन्न होने पर लिख लीजिए, अच्छा मैं क्या कर गया, उत्पन्न होने पर कोई समाधान नहीं है, लोकसभा द्वारा पारित होने पर विधेयक पारित माना जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि राज्यसभा दिक्कत दे रही है तो राज्यसभा के लिए कुछ अलग प्रोसीजर नहीं भाई, अगर लोकसभा ने पारित कर दिया, चाहे राज्यसभा करे या ना करे, वो पारित ही माना जाएगा, होने पर विधेयक पारित माना जाएगा। ठीक है, धन विधेयक के विषय में अगर यहाँ पर लिख देते हैं पहले सेम, ठीक है, क्या विधानसभा, ठीक है, यहाँ पे
विधान चलाएंगे। ठीक है, यानी कि अगर विधानसभा ने यहाँ पे वित्त विधेयक आपका पारित कर दिया तो यहाँ पे कोई आपकी चाहे विधान परिषद उसे मना करे, संशोधित करे, कुछ भी करे, इसकी इच्छा ना है, उसके बाद भी वो पारित ही माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि उन दोनों के बीच में टकराव है या गतिरोध उत्पन्न हो रहा है तो कोई सोल्यूशन है कि संयुक्त बैठक करा देते हैं, ऐसा कोई प्रोसीजर यहाँ पे संयुक्त बैठक नहीं है। ठीक है, मैं लिख देती हूँ संयुक्त बैठक नहीं। ठीक है, यहाँ पे भी संयुक्त बैठक नहीं। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको ये कुछ समझ आ गया होगा कि धन विधेयक के बारे में संसद का क्या प्रोसीजर है और विधानमंडल का क्या प्रोसीजर है। सेम वित्त विधेयक की बात अगर करें तो उसमें संसद के क्या रोल्स हैं या फिर आपके विधानमंडल के क्या रोल्स हैं, ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए होंगे तो फिर आपके जो भी डाउट होंगे वो कमेंट करिएगा और फिर रिजॉल्व किए जाएंगे, सॉल्व किए जाएंगे ना। चलिए नेक्स्ट सेकंड डालिए विधान परिषद की स्थिति। आप इतना पढ़ने के बाद आपको एक बात तो समझ आ गया ना कि कहीं कहीं पे आपको पता चलेगा कि जो विधान परिषद है वो विधानसभा के बिल्कुल बराबर है ना, कहीं कहीं तो ऐसा है। पर कहीं कहीं आपको ये भी समझ आया होगा कि जो विधानसभा है या विधान परिषद है वो दोनों इक्वल नहीं है। एक्चुअली में उनके राइट्स या फिर उनके अधिकार जो है वो थोड़े से चेंज है, थोड़े से ज्यादा है, कहीं कहीं किसी के पास कम है। तो हम अगर परिषद की स्थिति पढ़ना चाहें यानी कि विधान परिषद की स्थिति को पढ़ना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कहीं कहीं पे ऐसा भी है कि विधेयक जो है जैसे साधारण विधेयक के बारे में बात करें तो वो दोनों समान है। ठीक है, दोनों की सहमति भी चाहिए, दोनों सदनों में से कहीं पे भी वो लाया भी जा सकता है, जबकि वित्त विधेयक में कुछ डिफरेंस है। ठीक है, तो अब हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि अगर हम हेडिंग डालें परिषद की स्थिति, विधान परिषद की स्थिति, है ना, परिषद की स्थिति। ठीक है, तो आपको क्या समझ आएगा? पहली बात तो समझ आएगी कि जहां वो स्थिति क्या है, विधानसभा के बराबर है। ठीक है, पहली स्थिति कैसी है? विधानसभा के बराबर, विधानसभा के बराबर। पहले हम ये पढ़ लेते हैं। ये कब होगा? आपको पता होना चाहिए कि जब बात साधारण विधेयक की हो रही है, साधारण विधेयक में क्या होता है, आपने पढ़ लिया है कि साधारण विधेयक ये क्या होगा, दोनों सदनों में लाया जा सकता है, दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है ना। ये क्या बात है, दोनों सदनों में। देखिए आपके क्या विधानसभा में भी सेम प्रोसीजर है कि दोनों सदनों में पेश किया जाएगा और आपके विधान परिषद में भी यही बात है कि दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। तो ये बात तो ऑलमोस्ट सेम हो गई, ऑलमोस्ट इक्वली सेम है। ठीक है, अच्छा यही बात अगर मैं इस लिखूं कि विधान सभा के बराबर नहीं, है ना, विधानसभा के बराबर नहीं, ठीक है। विधानसभा के बराबर कैसे नहीं है विधान परिषद कि जो वित्त विधेयक होगा वो क्या होगा, वित्त विधेयक सिर्फ और सिर्फ विधानसभा में ही लाया जा सकता है, ना कि विधान परिषद में, है ना। साधारण विधेयक क्या वो विधानसभा के बराबर है क्योंकि विधान परिषद में भी लाया जा सकता है और विधानसभा में भी लाया जा सकता है। जो वित्त विधेयक है आपका, वित्त विधेयक सिर्फ विधानसभा में लाया जा सकता है, ठीक है। समझिए, अगर बात विधानसभा की बराबरी की करते हैं तो साधारण विधेयक है वो आपकी विधानसभा में भी लाया जाएगा और विधान परिषद में भी लाया जा सकता है, जबकि जो वित्त विधेयक है वो सिर्फ और सिर्फ विधानसभा में नहीं लाया जा सकता है।
है ना। बाकी जो अंदर आपने पढ़ा ना विधानसभा विधान परिषद में, वही यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। इसको पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत है, जैसा आप जान चुके हैं कि उसमें क्या है, उसमें क्या है, आप अच्छे से पढ़ चुके हैं ना, दोनों के अंदर पढ़ चुके हैं, हमने लाइन लिख के पढ़ लिया, वही चीज यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास बच्चा है मेरे हिसाब से राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार है हमारा, सिलेबस में जो है थोड़ा सा, हाँ सिलेबस आपका कह रहा है कि राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार है कुछ, ठीक है। हेडिंग डाल लेते हैं हम, राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार। राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार, जब बात विधानमंडल की हो रही है तो उसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों आ जाती है, ये हमेशा याद रखना है ना। अगर बात संसद की आती है तो वहां पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों आ जाती है, ठीक है। अब एक तो आपके विधानमंडल के विशेषाधिकार कैसे हैं, एक तो व्यक्तिगत विशेषाधिकार हो गया, है ना, व्यक्तिगत विशेषाधिकार। और क्योंकि आपने व्यक्तिगत पढ़ लिया तो आपको आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए कि अगर व्यक्तिगत विशेषाधिकार है तो कहीं पे सामूहिक विशेषाधिकार की भी बात अवश्य होगी, है ना। सामूहिक विशेषाधिकार, है ना। अगर व्यक्तिगत विशेषाधिकार है तो आपके दिमाग में आया जरूर होगा कि भाई अब सामूहिक विशेषाधिकार भी आने वाला है ना। तो व्यक्तिगत विशेषाधिकार या फिर सामूहिक विशेषाधिकार है, चलिए जैसे अगर हम व्यक्तिगत विशेषाधिकार की बात करते हैं तो मान लीजिए कि सदन चल रहा है ना, सदन चल रहा है यानी कि वो व्यक्ति वहां का सदस्य भी है ना, और सदन चल रहा है वो उसमें है भी, उसमें शामिल भी है। तो सदन के चलने के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये किस मामले में है, अगर सिविल मामले आते हैं ना, ऐसे कोई सिर्फ सिविल मामलों में छूट है उनको, ठीक है। चलिए मैं लिखवा ही देती हूँ, सदस्य को, है ना, व्यक्तिगत अधिकार किसकी बात है, राज्य विधानमंडल में, है ना, राज्य विधानमंडल में सदस्य की ही बात होती है, ठीक है। मैं लिख भी देती हूँ फिर भी, सदस्य को सदन के चलते समय की बात हो रही है, अगर सदन चल रहा है, सदन के चलते 40 दिन पहले और 40 दिन बाद, ठीक है, 40 दिन बाद गिरफ्तार, मतलब 40 दिन पहले तक और 40 दिन बाद तक नहीं, 41वें दिन आप कर सकते हो, ठीक है। 40 दिन बाद गिरफ्तार, 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक गिरफ्तार के बाद तक गिरफ्तार किया, मतलब कैसे लिखूं मैं इसको, 40 दिन पहले तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, सदन के चलते समय की बात हो रही है, और 40 दिन बाद तक नहीं किया जा सकता, यानी कि 40 दिन पूरे हो जाने के बाद गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक है। समझ लो, अगर सही से लिखा नहीं जा रहा हो तो सदस्य को सदन के चलते समय की बात हो रही है, 40 दिन पहले और 40 दिन बाद गिरफ्तार किया जाएगा, नहीं किया नहीं जा सकता, ऐसे लिखती हूँ, ठीक है, ये सही है, किया नहीं जा सकता। और यह सिर्फ सिविल मामलों में है, ठीक है, ये बात याद रखना, सिविल मामलों में है, ठीक है। सदस्य को मैं अच्छे से सदन चलने के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, सदन के चलने के, ऐसे लिखते हैं, चलने के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक गिरफ्तार किया नहीं जा सकता है, और ये सिर्फ सिविल मामलों में बात की गई है, ठीक है। और क्या है, आपको पता है
है कि जो भी ये है राज्य विधानमंडल जी, इनको राज्य विधानमंडल को ऑब्वियसली बोलने की स्वतंत्रता है ना, राज्य विधानमंडल में बोलने की स्वतंत्रता है, भाग लेने की स्वतंत्रता है, विचार विमर्श करने की स्वतंत्रता है ना, बोलने की स्वतंत्रता है। ठीक है, राज्य विधानमंडल में बोलने की स्वतंत्रता है और उनके द्वारा की गई कार्यवाहियों को चुनौती नहीं दी जा सकती है। विशेषाधिकार क्या हुआ कि उसके द्वारा किसी कार्यवाही या समिति में दिए गए मत या विचार को किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, इसको आप लिखेंगे एक्सप्लेन करके, इसके लिए जगह नहीं चाहिए। ठीक है, सदस्य द्वारा दिया गया मत या कार्यवाही को चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, ठीक है, आगे बात समझ में या नहीं आई? सदस्य द्वारा दिया गया मत या फिर कार्यवाही को चुनौती नहीं दी जा सकती है, सिंपल सी बात है। ये न्यायिक सेवाओं से मुक्त होते हैं, है ना, ठीक है, ये न्यायिक सेवाओं से मुक्त होते हैं। न्यायिक से ये व्यक्तिगत अधिकारों की बात हो रही है, न्यायिक सेवाओं से मुक्त होते हैं। जैसे कि अगर सदन चल रहा है, ठीक है, और इनकी जरूरत है कि आगे भाई किसी बात का, किसी मैटर का साक्ष्य बने, गवाही दे, एज सबूत वहां पे हाजिर हो, तो ये चाहे तो इनकार कर सकते हैं, मना कर सकते हैं, इन पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं होगी। ठीक है, तो न्यायिक सेवाओं से मुक्त होते हैं। चलिए, इतना काफी बता दिया मैंने आपको क्या है। अब हम हेडिंग डाल लेते हैं आपका सामूहिक विशेषाधिकार की। है सामूहिक विशेषाधिकार, पहला आपका है व्यक्तिगत विशेषाधिकार, दूसरा है आपका सामूहिक विशेषाधिकार। ठीक है, इज इट ओके? चलिए, सामूहिक विशेषाधिकार क्या क्या मिले हैं इनको कि ये अपने वाद विवादों को प्रकाशित कर सकते हैं। ठीक है, वाद विवादों को प्रकाशित करने का, वाद विवादों को प्रकाशित करने का अधिकार है। और अगर चाहे तो उस प्रकाशन को रोकने का भी अधिकार है। ठीक है, इनके पास इस बात का भी अधिकार है कि वे अपने प्रतिवेदनों या फिर वाद विवादों या फिर जो भी इन्होंने कार्यवाही की उसको प्रकाशित कर सके। और इनके पास ये भी अधिकार है कि बाकी अन्य जो भी प्रकाशन है उनको रोक भी सके। ठीक है, ये इनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और क्या कर सकते हैं? गुप्त बैठक, गुप्त बैठक कर सकते हैं। ठीक है, गुप्त बैठक कर सकते हैं। लिख लिया? गुप्त बैठक कर सकते हैं, वाद विवाद या फिर जो भी कार्यवाही के उनके प्रकाशन को प्रकाशित भी कर सकते हैं और चाहे तो रोक भी सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मेरे हिसाब से तो आपको ये चैप्टर सही से समझ ही आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया होगा तो बता ही देना मुझे, और अच्छे से समझा दिया जाएगा, है ना। बट मेरे हिसाब से आपको ये समझ आ गई होगी चीजें। इतना बड़ा दिन फाइनली ये चैप्टर का खत्म हो गया है। तो कल क्या है, 22 है। चलिए, ओके, कल जय श्री राम आ रहे हैं, है ना। अयोध्या में आपके उद्घाटन है।
चलिए, तो जय श्री राम करते हैं, आप इस चैप्टर को खत्म करते हैं। अगर कुछ समझ नहीं आया होगा देन प्लीज आस्क मी, आई विल आंसर। और होप करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, 2 से 4 बार वीडियोस को देखेंगे और अच्छे से समझ आ जाएगा। बाकी अगर जो क्वेश्चन किए जाते हैं शॉर्ट वीडियो में ना, क्वेश्चन आपको इसीलिए किए जाते हैं ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। अगर आप उसको कर पा रहे हो तो आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा दैट यू आर एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, है ना। प्रीलिम्स ऐसे ही बनाएगा। अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो उनको क्वेश्चन तो यही से बनाना है। इंडियन पॉलिटी में जो सिलेबस दे रखा है उसे बनाना, आपको सिलेबस तो पढ़ा ही सारा है। तो एज सिंपल एज दैट कि आपको सिलेबस अच्छे से पढ़ना है, यानी 2 से 4 बार तो कम से कम एक वीडियो को देखना पड़ेगा आपको। चलिए, और नोट्स अपने हाथों से बनाने हैं, अपने हिसाब से बनाने हैं। जो यहाँ बन रहे हैं इसमें एडिट करके बनाने हैं, जैसा आपको समझ आए, कंफर्टेबल लगे आपको उसके अकॉर्डिंग बनाने हैं, आपके हेल्पफुल लगे आपको, आपके लिए बेनिफिशियल हो पाए, ऐसे नोट्स बनाने हैं आपको। चलिए, तब तक अच्छे से पढ़िए, खुश रहिए, मजे करिए, एंजॉय करिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। मई अब दूर नहीं है ना, एक समय था जब दिल्ली अब दूर नहीं था, अभी मई अब दूर नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जामिनेशन यूपीपीसीएस वाले भी रेडी रहे इस बात के लिए, उनके भी एग्जाम मई जून में हो जाएंगे। और कोशिश यही करें किसी व्यक्ति या किसी भी जानवर की हानि की वजह आप ना बने, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, किसी भी तरह से आप किसी इंसान या फिर किसी जानवर को दुख ना दें। थैंक यू।